हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं और शिक्षार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं आरुषि राजनीति विज्ञान विभाग से। आज की इस चर्चा में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम राजनीति विज्ञान के स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम, कार्यक्रम के लक्ष्य और उद्देश्य, कार्यक्रम की प्रासंगिकता, लक्षित शिक्षार्थी समूह की प्रकृति, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ हैं हमारे विभाग के अन्य साथी डॉक्टर लता जोशी जी, नियति रावत जी और हिमांशु पुनेठा जी। यदि हम कार्यक्रम के लक्ष्य और उद्देश्य की बात करें तो जब हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति हमारे समाज का ही आईना होता है। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय है जो न सिर्फ राजनीति बल्कि आर्थिक व्यवस्था तथा सामाजिक व्यवहार की जांच करने के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण और वैज्ञानिक कौशल दोनों का उपयोग करता है। इस विषय के अध्ययन से शिक्षार्थी सरकार, प्रशासन, भारतीय संविधान और विश्व के विभिन्न संविधानों और सरकारों का अध्ययन कर अपनी समझ को विकसित कर सकेंगे। क्षेत्रीय राजनीति की यदि हम बात करें, विशेषकर उत्तराखंड राज्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य का अध्ययन कर राज्य की सैद्धांतिक और व्यवहारिक राजनीति को समझने में हम सक्षम हो सकेंगे। भारतीय और पाश्चात्य चिंतन परंपरा के अध्ययन से शिक्षार्थियों के बौद्धिक और दार्शनिक दृष्टिकोण विकसित हो पाएगा। तो ये हमारे कार्यक्रम का लक्ष्य और उद्देश्य है। यदि हम कार्यक्रम की प्रासंगिकता की बात करें तो कार्यक्रम की प्रासंगिकता पर लता मैम इस विषय पर विस्तृत रूप से बताएंगी। धन्यवाद आरुषि। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आरुषि ने राजनीति विज्ञान विषय के कार्यक्रम जो चल रहा है हमारे विश्वविद्यालय में उसके लक्ष्य और उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। राजनीति किसी भी समाज के लिए बहुत अहम होती है और जहां तक आज के विषय में हम बात करें या आज के समय में हम बात करें तो ये जो कार्यक्रम है, ये जो विषय है बहुत प्रासंगिक है। इस कार्यक्रम की अगर हम प्रासंगिकता की बात करते हैं तो अगर विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर में शिक्षार्थी इस विषय को चुनता है अपने एमए पाठ्यक्रम में, तो शिक्षार्थी सरकार, संविधान, संवैधानिक संस्थाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं, सामाजिक व्यवहार और प्रशासन का जो सैद्धांतिक अध्ययन है उसे गहनता से पढ़ता है और उस पे ज्ञान अर्जित करता है और इसके साथ ही वह उसके जो व्यवहारिक पक्ष हैं उसको समझ पाता है, उसे आत्मसात कर पाता है। विषय का जो अध्ययन है वो शिक्षार्थी के लिए विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें उसके काम आता है और उसके साथ साथ जो कई परीक्षाएं हैं उसके लिए न्यूनतम अर्हता भी वो प्राप्त कर पाता है। विभिन्न संभावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ राजनीति विज्ञान छात्रों को अपने करियर को आगे बढ़ाने में सहायता करता है। राजनीति विज्ञान में शिक्षार्थी के लिए जीविका अर्जित करने के, नौकरी पाने के जो अवसर हैं वो बढ़ते हैं, जिसमें नीति विश्लेषक, विधायी सहायक, सिविल सेवा, शिक्षण, जनसंपर्क प्रतिनिधि और राजनीतिक विशेषज्ञ, ये कई अवसर हैं जिसपे विद्यार्थी अपने जीविका अर्जित करने के लिए चुन सकता है। अब हम देखते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है उसका जो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम है उसमें जो लक्षित शिक्षार्थी समूह है उसकी क्या प्रकृति है, उसके बारे में हमारी साथी नियति प्रकाश डालेंगी। धन्यवाद लता मैम। इस कार्यक्रम का लक्षित शिक्षार्थी समूह वह व्यक्ति है जो राज्य के दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं एवं विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन के द्वारा ज्ञान अर्जित करने एवं उसका विस्तार करने हेतु प्रयासरत हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा न केवल दूरस्थ क्षेत्रों को केंद्रित किया गया है बल्कि उन जनमानस को भी इसमें सम्मिलित किया गया है जो किसी व्यवसाय या नौकरी में रहते संस्थागत यानी रेगुलर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। साथ ही इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जो उम्र के या आयु के ज्यादा होने के कारण औपचारिक शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते। आगे चलकर हम यह समझेंगे कि मुक्त एवं दूरस्थ प्रणाली में विशिष्ट कौशल व योग्यता प्राप्त करने हेतु कार्यक्रम की उपयुक्तता क्या है, इसके बारे में हिमांशु जी हमको और बताएंगे। धन्यवाद मैम। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
जैसा कि अभी लता मैम, आरुषि मैम और नियति मैम ने हमारे समक्ष ये बात रखी कि राजनीति का क्या महत्व है और जो हम राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर कार्यक्रम जो हम कर रहे हैं उसकी क्या प्रासंगिकता है, कैसे दूरस्थ शिक्षा, कैसे शिक्षार्थी जो नियमित रूप से नहीं जा सकते हैं विश्वविद्यालय या विद्यालय, तो वे कैसे इस कार्यक्रम से लाभ ले सकते हैं। इस प्रणाली में विशिष्ट कौशल क्या प्राप्त किया जा सकता है, अगर हम इसकी बात करें तो इस कार्यक्रम के उपरांत इस क्षेत्र में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए न्यूनतम अर्हता तो अर्जित कर ही लेते हैं हम स्नातक करने के बाद। जब हम स्नातकोत्तर कार्यक्रम जब हम किसी विषय में करते हैं, खासकर जब हम राजनीति विज्ञान की बात करते हैं, तो शिक्षार्थी इसमें सरकार, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं और सामाजिक व्यवहार और प्रशासन का सैद्धांतिक अध्ययन कर विषय का गूढ़ ज्ञान प्राप्त करके इसके व्यवहारिक पक्ष को आत्मसात कर पाता है। जैसा हम बात करते हैं कि संविधान कैसे संविधान की कल्पना की गई या कैसे संविधान में जो भी परिवर्तन आए या संविधान की क्या प्रासंगिकता है एक डेमोक्रेटिक पूरे देश के लिए, वही संवैधानिक संस्थाओं के क्या अधिकार हैं और वे कैसे संवैधानिक संस्थाएं चलती हैं, और जो राजनीतिक प्रक्रिया है, जो चुनाव है, ये सभी जो भी व्यवहार और सामाजिक और राजनीतिक व्यवहार और प्रशासन के जो भी पक्ष हैं, वे सैद्धांतिक पक्ष हैं, तो इनका अध्ययन हम इस कार्यक्रम के तहत करते हैं। तो इसके बाद इस कार्यक्रम के जो निर्देशात्मक संरचना है उसके लिए मैं लता मैम को बोलूंगा कि आप थोड़ा इसमें अपनी बात रखें। धन्यवाद। राजनीति विज्ञान विषय का जो स्नातकोत्तर स्तर का जो कार्यक्रम है, ये 2 वर्ष का पाठ्यक्रम है जिसे सेमेस्टर प्रणाली के आधार पर चलाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक सेमेस्टर में प्रश्न पत्रों को खंडों और इकाइयों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 4 क्रेडिट निश्चित किए गए हैं। इस तरीके से जो स्नातकोत्तर विषय है उसमें 4 सेमेस्टर में 16 प्रश्न पत्रों में 64 क्रेडिट अर्जित करने होते हैं और प्रत्येक खंड में लगभग या तो न्यूनतम जो है वो 2 और अधिकतम 5 इकाइयां हैं। अब आगे की जो बात है वो आरुषि रखेंगी। जैसा कि अभी मैम हमें बता चुकी हैं कि हमारे जो इसमें सिलेबस है वो किस तरह का होगा, इसमें जो यूनिट्स है वो किस तरह की होगी, इसमें खंडों में और इकाइयों में हमारा जो एसएलएम है वो बटा हुआ है। स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में हम 8 प्रश्न पत्र और सेमेस्टर जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर होगा उसमें हम 4 प्रश्न पत्र पढ़ेंगे। इसका जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत भाग 1 है और जिसका कोड 501 है। इस विषय पर थोड़ी और गहन जो जानकारी है, विस्तृत जानकारी हिमांशु पुनेठा जी देंगे। प्रथम प्रश्न पत्र जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धांत प्रथम जो हमारा पहला पेपर है, जब हम इसकी बात करते हैं तो ये जो भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का परिचय है, जो आधार है कि कैसे हम राजनीति उसका अध्ययन करते हैं, उसका अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का, उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। और जो अध्ययन के सिद्धांत हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, जैसे आदर्शवादी है, यथार्थवादी, तो ये सब हम लोग पढ़ते हैं। और जो अध्ययन के उपागम है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के, जो अध्ययन के उपागम है परंपरावादी, मार्क्सवादी, नवोदारवादी, तो ये सभी उपागम पढ़ने के पश्चात ये तो हम लोगों ने अभी पूरा परिचय के रूप में हम प्रथम सेमेस्टर में पढ़ते हैं। उसके बाद इसी का जो अगला स्वरूप आता है वो दूसरे सेमेस्टर का पहला पेपर आता है, जो MAPS 505 कोड से हमारे साथ चलता है। तो हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित के जो विभिन्न पहलू हैं और उसके अभिवृद्धि के साधन, युद्ध, प्रचार, कूटनीति, इन सब के बारे में, और जो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद, जो एक शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा पर जो पहलू हमारे सामने रखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो बाकी पक्ष हैं, जो गुटनिरपेक्षता, विश्व लोकमत, ये हम लोग 505 जो हमारा सेकंड सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र है, तो उस पर हम ये पढ़ते हैं। और इसके बाद अगला जो पेपर है हमारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित 603 जो कोड है हमारा, जो द्वितीय वर्ष में हम लोग पढ़ते हैं। द्वितीय वर्ष का जो तीसरा सेमेस्टर जो है 603 में हम लोग पढ़ते हैं। उसमें फिर बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित जो भी विषय, एडवांस जो भी रिसेंट जो सिलेबस है वो हम लोग उसमें पढ़ते हैं। जैसे उसमें विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध, इन सब के बारे में जो विस्तृत जानकारी है हम लोग तीसरे सेमेस्टर के 603 पेपर में हम लोग ये इसके बारे में पढ़ते हैं। अगला पेपर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था भाग 1 है, जिसका कोर्स कोड, पेपर कोड MAPS 502 है। ये इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में डिस्कस करता है।
जहाँ पे हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के जो मूल आधार हैं उनको समझते हैं। भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उसके अंदर हम जानते हैं कि कैसे मूल अधिकार हैं, मूल अधिकारों के बारे में बात की जाती है, मूल कर्तव्यों के बारे में बात की जाती है, उन सबको समझेंगे। साथ ही राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जिससे पॉलिसी का निर्माण इन तत्वों के ऊपर, इनके आधार पर किया जाता है, तो इन तत्वों को हम समझेंगे। भारतीय संघ का क्या स्वरूप है, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, इनकी क्या क्या शक्तियां हैं, इसकी हम समीक्षा करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। और साथ ही हम संसद का गठन कैसे होता है, उसकी संसद की शक्तियां क्या क्या हैं, केंद्र की शक्तियां क्या है और राज्य के साथ उनका क्या संबंध है, क्या पारस्परिक संबंध उनके बीच में बना रहता है, उसको हम गहराई से समझेंगे। साथ ही राज्यपाल, मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री की शक्तियों का भी इसमें अध्ययन किया जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का पेपर 1 पार्ट 1 का दूसरा भाग हम दूसरे सेमेस्टर के पेपर MAPS 506 में पढ़ते हैं। इसका पेपर कोड है MAPS 506 और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था भाग 2 इसका पेपर का नाम है। आगे बढ़कर हम इसमें न्यायपालिका के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें हम सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का संगठन कैसे होता है, उसकी कार्य और शक्तियों के बारे में हम चर्चा करते हैं इस पेपर में। और साथ ही निर्वाचन आयोग की क्या शक्तियां हैं, उसकी क्या भूमिका होती है इलेक्शंस के दौरान, उनके क्या लिमिटेशंस होते हैं और कितनी शक्तियां होती है, उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। दलीय राजनीति और दल बदल की राजनीति जो काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके बारे में और इसमें हम पढ़ेंगे। और भारत में जो दबाव समूह होते हैं वो कैसे राजनीति को प्रभावित करते हैं और जातिवाद किस तरीके से राजनीति को प्रभावित करता है, इन सब की चर्चा इस पेपर में होगी MAPS 506 में। साथ ही नक्सलवाद जैसे जो चैलेंजेस हैं देश के विरुद्ध, उनको भी हम समझेंगे। और लोक प्रशासन के सिद्धांत हमारे तृतीय सेमेस्टर में, इसका पेपर कोड है MAPS 602। इसमें हम लोक प्रशासन के सिद्धांतों के बारे में समझेंगे। लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है, उसकी प्रकृति, क्षेत्र और महत्व के बारे में हम इस पेपर में समझेंगे। साथ ही इसके विभिन्न दृष्टिकोण क्या क्या हैं, जैसे लोक प्रशासन तथा नीति प्रशासन में क्या अंतर होता है, लोक प्रशासन का विकास किस तरीके से हुआ, नवीन लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रबंध में क्या अंतर होता है, उनके बारे में हम इस पेपर में समझेंगे। साथ ही लोक प्रशासन का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है, इसमें विस्तार से इस पेपर में चर्चा की जाएगी। और विकास प्रशासन व तुलनात्मक लोक प्रशासन का भी इसमें जिक्र है, जिसमें विकसित और विकासशील देशों में विकास प्रशासन, तुलनात्मक लोक प्रशासन और इनके अर्थ, क्षेत्र और अध्ययन के दृष्टिकोण क्या क्या है, वो इसमें हम समझेंगे। इसका जो खंड 3 है, इसमें लोक प्रशासन के संगठन के बारे में और महत्व, अर्थ और औपचारिक संगठन के बारे में हम जानेंगे। अगले पेपर की जानकारी लता मैम देंगी हमको। धन्यवाद नियति। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन को भी पढ़ते हैं, जिसमें हम यूनानी राजनीतिक चिंतन से ये शुरू होता है। यूनानी चिंतन के अंतर्गत प्लेटो, अरस्तु, इनको हम इस पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं। और इसके साथ साथ इसको अगर हम देखें तो पहले वो यूनानी राजनीतिक चिंतन, फिर उसके बाद इसको वर्गीकृत किया गया है मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन में। मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत उस दौरान के जो चिंतक हैं, सेंट एम्ब्रोज, ऑगस्टाइन, ग्रेगरी, इन सारे विचारकों को इसमें पढ़ा जाता है। थॉमस एक्विनास, मार्सेलियो ऑफ पडुआ, इनको पढ़ा जाता है। और इसके अलावा जो आधुनिक राजनीतिक चिंतन है, वहां की शुरुआत के जो विचारक हैं, उनको भी इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। मैकियावली, बोधा और ग्रोसियस। ये हमारे MAPS 503 यानी कि जो प्रथम सेमेस्टर है, उसके अंतर्गत हम इसे पढ़ते हैं। इसके साथ ही इसके जो अगला जो भाग है, आगे के जो विचारक हैं, वो हम दूसरे सेमेस्टर में पढ़ते हैं, जो कि है MAPS 507 पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, जिसमें हम हॉब्स, लॉक, रूसो, जो कि सामाजिक अनुबंध संबंधी विचारक हैं, उनको पढ़ते हैं। और उपयोगितावादी विचारक बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन ऑस्टिन, इनको भी हम इसके अंतर्गत पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत पढ़ते हैं। और
ये फिर उसके बाद आदर्शवादी विचारक इसके अंतर्गत आते हैं, इसमें पढ़े जाते हैं, जिसमें कांट, ग्रीन, कार्ल मार्क्स, ये सारे विचारकों को इसमें पढ़ा जाता है। इस पे डिटेल में हम बाद में समझेंगे। फिलहाल हम टॉपिक्स को ही हम अभी यहाँ पे बता रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो एक पेपर है, जिसमें अगर हम थिंकर्स की बात करें तो हम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के साथ साथ जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है वो भी एमए में पढ़ाया जाता है। MAPS 601 में भारतीय राजनीतिक चिंतन पढ़ाया जाता है, जिसमें प्राचीन भारतीय राजनीतिक परंपरा, जिसमें मनु, कौटिल्य, ये सारे विचारक आते हैं। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन रॉय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतक हैं, वहां तक हम इसे पढ़ते हैं। तो जो बाकी हमारे जो सिलेबस है वो हमें आपके साथ डिस्कस करेंगी रुषि जी। जैसा कि अभी मेरे साथियों ने आप लोगों को बताया कि हम लोगों का जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो पहला पेपर है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत है। हिमांशु सर ने उसके बारे में डेप्थ में आप लोगों को बताया कि इस विषय का क्या महत्व है, क्यों हम इस विषय को ये पहले प्रश्न पत्र के तौर पर इसे क्यों रखा गया है। जो हमारा दूसरा है वो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बात नियति मैडम ने की है। इसके अलावा जो हमारा पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है, इस पर लता मैम ने भी बात की है। और जो चौथा पेपर है जो कि तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं, इसका कोड MAPS 504 होगा। और ये विषय बहुत ही मतलब जब आप इसे पढ़ेंगे तो ये आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि आप इस विषय को व्यवहारिक जो राजनीति हमारे इर्द गिर्द चल रही है उसको समझने में आप सक्षम हो पाएंगे। और इसमें हम जब बात की जाती है तुलनात्मक राजनीति की, तो इसमें शुरुआती जो हमारा ये विषय है उसमें इसकी शुरुआत ही इससे की गई है कि क्यों इस तुलनात्मक पद्धति को राजनीति विज्ञान में शामिल किया गया। इसके साथ साथ कैसे कैसे जो हमारे जो विद्वान रहे हैं राजनीति विज्ञान के, उन्होंने कैसे कैसे इसकी जो पूरी यात्रा है तुलनात्मक राजनीति को इस विषय के साथ जोड़ने में, तुलनात्मक पद्धति को, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। क्यों तुलनात्मक राजनीति का मतलब इसमें जरूरी है, प्रकृति, अर्थ, क्षेत्र, इसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। बहुत से ऐसे शिक्षार्थी होंगे जिन्होंने अगर ग्रेजुएशन में ये पढ़ा होगा तुलनात्मक राजनीति, तो उनको ये पढ़ने में थोड़ी सी आसानी होगी। पर ऐसे बहुत से शिक्षार्थी होंगे जो पहली बार पॉलिटिकल साइंस अपना मास्टर्स में जिन्होंने लिया होगा, तो उनके लिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मुश्किल हो सकता है। पर ये ऐसा कुछ नहीं होगा कि बिल्कुल ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो। इसके अगर आप हमारा SLM देखेंगे तो उसमें बहुत आसान भाषा में इसको समझाने का प्रयास किया गया है। इसमें हम इसके उपागम की बात की, मतलब इसमें ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि उपागम क्या होता है, दृष्टिकोण क्या होता है, फिर इन्हीं उपागम को हम कैसे, परंपरागत उपागम क्या है, किन पद्धतियों से, किन माध्यमों से हम लोग तुलनात्मक राजनीति को पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये सभी चीजें इसमें शामिल है। इसमें संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, हमारे शासन जो सरकार है उसके अंगों के बारे में बात की है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बारे में बात की गई है। इसके अलावा जो हमारे शासन के जो स्वरूप हैं, एकात्मक, संघात्मक, इन सब के बारे में, आपका अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, संसदात्मक शासन व्यवस्था, इन सभी विषयों पर इसमें बात की गई है। जब हम इसी को सेकंड सेमेस्टर में सेम पेपर पढ़ेंगे तो ये उसका थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन होगा। इसमें मतलब जहां हम लोगों ने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है, सेकंड सेमेस्टर में हम इसके जो उपागम है उन्हीं को थोड़ा और डेप्थ में पढ़ेंगे। जैसे कि जो व्यवस्था उपागम है, तो इसमें पूरा डेविड ईस्टन ने जो इनपुट आउटपुट मॉडल दिया है उसको पढ़ते हैं हम। आमंड का हम लोग संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल को पढ़ेंगे कि ये व्यवस्था विश्लेषण है या व्यवस्था उपागम है, इसे हम कैसे अपनी व्यवहारिक राजनीति को, इसको आधार बनाकर हम कैसे व्यवहारिक राजनीति को समझेंगे। ये सभी हम इस व्यवस्था उपागम को जब हम पढ़ेंगे तो हम इसे आसानी से समझ पाएंगे। इसके अलावा हम लोग राजनीति समाज विज्ञान की जो संकल्पनाएं हैं, राजनीतिक संचार क्या है, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो ये हमें इजीली समझ में भी आते हैं और हम व्यवहारिक राजनीति
को इसे जोड़ पाते हैं। इसके अलावा हमारा जो थर्ड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर में हमने जब हम अपने पाठ्यक्रम के लक्ष्य और उद्देश्यों की बात कर रहे थे उसमें भी हमने बताया था कि हम इसमें विशेष तौर पर उत्तराखंड राज्य के की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति है उस पर फोकस किया जाता है। तो जो हमारा थर्ड सेमेस्टर है उसमें हमारा एक पेपर है भारत में लोक प्रशासन उत्तराखंड राज्य के विशेष संदर्भ में, जिसका कोड है MAPA 604। और इसमें हम लोग पहले जो प्रशासन है, भारतीय प्रशासन क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं, उसका जो विशेषताएं हैं, बिल्कुल जो शुरुआती प्रशासन में को हम समझेंगे। और जो हमारा सेकंड जो इसका ब्लॉक होगा उसमें हम संघीय शासन व्यवस्था को समझते हैं। और जो थर्ड ब्लॉक है उसमें हम खास तौर पर उत्तराखंड राज्य प्रशासन को समझेंगे। उसमें हम उत्तराखंड के इतिहास और उसका जो प्रशासनिक संदर्भ है उसे हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा हम उत्तराखंड के जो मतलब राज्य प्रशासन की जो पारिस्थितिकी विश्लेषण है वो किया गया है, केंद्र राज्य संबंध उत्तराखंड के संदर्भ में। तो ये हमारा जो पेपर है ये थर्ड सेमेस्टर में, और इसी का जो नेक्स्ट जो मतलब पार्ट है वो हम लोग फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे। और उसमें भी हम लोगों ने उत्तराखंड का जो कार्मिक प्रशासन है उस पर बात की गई है। उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण विभाग हैं जैसे कि गृह विभाग है, वित्त विभाग है, आपदा विभाग है, उसकी जनजाति, इन सभी पर बात की गई है। तो ये जो हमारा विषय है, जैसे कि अभी आज ये हम लोग पाठ्यक्रम पर हम लोगों ने विस्तृत हमने चर्चा की है और सभी लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश की है कि हम जितना कुछ हो सके उस विषय को हम अच्छे से बता पाएं। और अब सभी लोग यही कोशिश करेंगे कि एक एक करके हम वीडियो और ऑडियो लेक्चर के माध्यम से हम यूनिट वाइज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि हम लोग एक चर्चा के माध्यम से भी हम आप लोगों के समक्ष रखेंगे, ताकि हम इस चीज पे जो जितने भी हमारे विषय हैं इनका हम लोग गहनता से अध्ययन कर पाएं और आप लोगों को भी ये समझ में आ सके। और इसी के साथ हम अपनी आज की इस चर्चा को हम विराम देते हैं। धन्यवाद।